हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और हम इस ट्वेल्थ के जो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के सेकेंड पार्ट, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और चूँकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो हम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं, प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके आप आराम से देख के पढ़ सकते हो। वैसे मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बना सकते हो वीडियो पॉज करके। आपको इसके लिए अलग से समय नहीं देना पड़ेगा, आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं आज से रोज़ एक तो कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो डालूंगा, ताकि आपको आसानी से क्लास ट्वेल्थ का जो पेपर देना है, आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएँ, कवर कर पाएँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, शशांक मिश्रा एजुकेशनल टूर पर देख रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि कॉमर्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का, मैक्सिमम टॉपिक्स का वीडियो आपको दे सकूँ, ताकि आप आसानी से हैंड रिटन नोट्स में आप आराम से समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, और आप साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाते चलें, और मैं पूरी पूरी किताब के मैक्सिमम टॉपिक्स आपको दे दूंगा, ताकि पेपर कहीं से भी आए, कहाँ से भी आए, आपको ज़रा सा भी समस्या नहीं हो। देखिए दोस्तों, सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, हमें हर तरह की जानकारी हो, यह भी बड़ी बात होती है। तो मैं जितनी भी संभव हो सकी है, बहुत साधारण शब्दों में आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है उसको आप ध्यान से देखना, सुनना, और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको पढ़ के बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द मैक्रो लेवल। हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को किस लेवल पे पढ़ेंगे? मैक्रो लेवल पे। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा था, कैसा पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी पहले माइक्रो लेवल पे थी। अब ये माइक्रो लेवल क्या होता है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये किसी पर्टिकुलर फर्म के या फिर किसी छोटी लेवल की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। अब जब हम कोई बात हम किसी कंट्री लेवल पे या फिर किसी कई सारे फर्म की, किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे, बड़े लेवल की बात करेंगे, तो वो होता है मैक्रो लेवल। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की। किस लेवल पे? मैक्रो लेवल पे, इसे भूलना नहीं। आगे पढ़ते हैं। और एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, या कि पूरे देश के या फिर पूरी कंट्री के जो इकोनॉमी है, उसके बारे में, किसी इकोनॉमी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने को मिलती हैं। ठीक है, अब वो सब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला क्या है? द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। जो भी कोई समस्या होगी, किससे? जीडीपी ग्रोथ से संबंधित कोई भी। अब ये जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? तो देखिए, इस सब चीज़ों को मैं आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, फिर भी अगर कोई टर्म आता है तो मैं उसको जरूर बताए बिना अब आगे नहीं बढ़ूंगा या फिर बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में समझते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोई भी हमारे कंट्री में किसी भी ईयर में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो भी कुछ हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी कुछ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसी का मॉनेटरी मेजर, उसी की पैसे में वैल्यू कर देंगे। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू में जो उसका रेट है, मॉनेटरी वैल्यू में हम उसी को मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करेंगे, तो वही हमारा जीडीपी कहलाएगा। ठीक है ना। अब आगे आते हैं। आगे ये क्या बताएगा? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी से संबंधित। अब देखिए दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि ये जो बेरोजगारी की संभावना है या फिर बेरोजगारी की समस्या है, वो किसी कॉलोनी लेवल की तो नहीं होगी, या किसी एक फर्म या किसी एक स्कूल या किसी पर्टिकुलर प्लेस की तो होगी नहीं। ये पूरे पूरे कहीं ना कहीं बड़े स्तर की होगी। तो इसलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, मैं ठीक एक शब्दों में या फिर एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज। इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइस बढ़ेगा, किसका? गुड्स और सर्विसेज का।
और डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा, मतलब डिफ्लेशन ऑकर्स व्हेन दीज प्राइसेस डिक्रीज, मतलब जो प्राइसेस अगर बढ़ रहे होते हैं तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, अगर घट रहे होते हैं तो हम क्या कर देंगे, डिफ्लेशन कहते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक पे बहुत बड़ी समस्या है। तो किसी भी कंट्री की ऐसी कोई बड़ी समस्या के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अब हम क्या पढ़ने हैं, फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सप्लाई ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में कितना सारा कैपिटल आ रहा है, कितना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हम इसके बारे में भी कहाँ पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में, या फिर इस किताब में हम क्या क्या पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट और द बीओपी। अब ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखिए ये एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक्सचेंज रेट अफेक्ट द प्राइस ऑफ एवरी एक्सपोर्ट, जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं या फिर इंपोर्ट होते हैं, इसको ये बहुत प्रभावित करता है। इसके घटने या बढ़ने से आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कम या बेसी हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब आगे कहते हैं, अब ये बीओपी लिखा हुआ है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री in a particular period of time and outflow of money to the rest of the whole world। देखिए कोई भी चीज़ें हम, मतलब मैं मनी की बात कर रहा हूँ कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये डिफरेंस होता है किसका, कि जितने पैसे हमारे कंट्री में आते हैं और उसी टाइम आउटफ्लो भी होते हैं कितना हमारे यहाँ से, तो जो डिफरेंस आता है वो क्या बचता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब किसी इकोनॉमिक सिस्टम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, अब ये एग्रीगेट्स क्या होता है, मतलब कि हम कुल के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। और लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्लास 12th में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इसमें हम हर चीज़ बात करेंगे पूरी कंट्री के बारे में, किसी बहुत बड़े लेवल के बारे में, किसी पूरी इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो पहला क्या टर्म आता है एग्रीगेट्स में, एग्रीगेट डिमांड्स, total expenditure on the purchase of all goods and services in the economy during the period of an accounting year। किसी अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स और सर्विस खरीदे जाते हैं किसी इकोनॉमिक में, तो वो क्या कहलाएंगे, एग्रीगेट डिमांड कहलाएंगे। तो वो भी हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, कुल सप्लाई कितनी होगी, मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में, पूरे साल में क्या प्रोडक्शन होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, वो सभी हम एग्रीगेट सप्लाई में जानेंगे। ठीक है, इसलिए किसी इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे क्या जानेंगे, एग्रीगेट कंजप्शन, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल में किसी अकाउंटिंग ईयर में कंजप्शन किसका, जितने भी गुड्स और सर्विसेज किसी अकाउंटिंग ईयर में हुए हों किसी कंट्री में, वो सब क्या कहलाएंगे, एग्रीगेट कंजप्शन कहलाएंगे। तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, अब ये एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, खर्चे करते हैं जिससे उनका स्टॉक बढ़ जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कुछ पैसे दिए, लगाए और उनका स्टॉक उनके बेस में बढ़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये उनका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, कि पैसा जो उन्होंने दिया वो वेस्ट नहीं हुआ, इन हो गया, वेस्ट ना होके इन हो गया, मतलब उनके ही बिजनेस में फिर से लौट आया, तो उनका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम के बारे में जानेंगे। अब ये डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में जो भी कुछ इनकम आता है किसी भी कंट्री का, वो क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। तो वही बात हो गई कि जो भी कुछ हम प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स करेंगे या फिर सर्विसेज करेंगे, वो सब क्या होगा, वो उसका जो इकोनॉमी वैल्यू होगा, मॉनेटरी वैल्यू होगा, वो भी तो हमारी इनकम हुई किसी कंट्री की, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, जनरल प्राइस लेवल,
इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जनरल प्राइस लेवल क्या है? या प्राइस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस, जो भी किसी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमिक में जो भी कुछ जनरल प्राइसेस होंगी किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की, तो वो हमारा जनरल प्राइस लेवल कहलाएगा गुड्स और सर्विसेज की किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में, किसी अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है। और हम जिस गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अब किसी इकोनॉमी में कौन कौन से टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जरा हम जान लें। एक है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फिर क्या है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इनके बारे में और क्या है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग के लिए पूरी नोट्स बना के आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। क्या आप वीडियो देख रहे हैं शशांक मिश्रा एजुकेशनल टूर पे? थैंक यू।